बेलगावी के कुवेंपु नगर में 16 अगस्त 2015 की उस भयानक सुबह एक घर में 3 लाशें मिली थी जिन्होंने पूरे कर्नाटक को हिला दिया था। रीना मालगत्ती, एक 37 साल की हाउसवाइफ, और उसके 2 मासूम बच्चे आदित्य और साहित्य, सब एक ही रात में मौत के मुंह में समा गए थे। और हत्यारा कोई अजनबी नहीं था, बल्कि पड़ोस में रहने वाला 23 साल का सीए स्टूडेंट प्रवीण सुब्रमण्यम भट्ट था, जो महीनों से रीना के साथ गलत रिश्ता बना रहा था। प्रवीण अपने घर से रस्सी के सहारे रीना के घर की छत पर चढ़ता था, और जब भी उसका पति राकेश बिजनेस टूर पर जाता तब वो रीना से मिलने आता था। उस रात रीना ने प्रवीण को धमकी दी थी कि अगर वो उससे रिश्ता तोड़ेगा तो वो सबके सामने उनके अफेयर का खुलासा कर देगी। गुस्से में आए प्रवीण ने रीना का गला चाकू से काट दिया और फिर 12 साल के आदित्य और 5 साल की साहित्य को पानी की बाल्टी में डुबोकर मार डाला। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 7 साल बाद 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक गलत रिश्ता 3 जिंदगियों को खत्म कर सकता है, लेकिन कोर्ट में सबूतों की कमी एक हत्यारे को आजाद कर देती है। आज जानिए इस केस की पूरी कहानी, जहां प्रोसिक्यूशन की गलतियों ने न्याय को अधूरा छोड़ दिया। न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम उन कहानियों को लाते हैं जो दिखाती हैं कि कैसे गलत फैसले पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आज की कहानी कर्नाटक के बेलगावी से है, जहां एक स्टूडेंट के मन में पनपे जुनून ने 3 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। प्रवीण सुब्रमण्यम भट्ट एक एक्स सर्विसमैन का बेटा था और बेलगावी के कुवेंपु नगर में अपने माता पिता के साथ रहता था। 23 साल का यह युवा सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था और शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ता था। प्रवीण का घर रीना के घर के बिल्कुल पीछे था। सिर्फ 3 फीट का गैप था दोनों घरों के बीच। प्रवीण का स्टडी रूम अपने घर की पहली मंजिल पर था, जहां से वो आसानी से रीना के घर की छत पर पहुंच सकता था। रीना मालगत्ती 37 साल की एक हाउसवाइफ थी, जो अपने पति राकेश मालगत्ती के साथ खुशी से रहती थी। राकेश कपड़े का बिजनेस करता था और अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता रहता था। रीना के घर में उसके 2 छोटे बच्चे थे, 12 साल का बेटा आदित्य और 5 साल की बेटी साहित्य। इसके अलावा हर्ष नाम का 17 साल का एक एडॉप्टेड लड़का भी था, जो रीना को मामी कहकर बुलाता था। प्रवीण और रीना का रिश्ता करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब राकेश अक्सर घर से बाहर रहने लगा था। प्रवीण हमेशा रस्सी के सहारे रीना के घर की छत पर चढ़ता था और कभी भी मेन डोर से अंदर नहीं जाता था। रीना अपने पति के बाहर जाने पर प्रवीण को बुलाती थी और छत का दरवाजा खुला रखती थी। दिन में वो एक सामान्य पड़ोसी की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनका गलत रिश्ता चलता रहता था। समय के साथ प्रवीण के मन में डर बैठने लगा था कि कहीं उनका रिश्ता सबके सामने ना आ जाए। वो चाहता था कि रीना से उसका यह रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 16 अगस्त 2015 की उस रात प्रवीण 2 बार रीना के घर गया था। पहली बार वो शाम को गया था और रीना से उसने अपनी बात कही थी कि वो उनका रिश्ता खत्म करना चाहता है। रीना ने प्रवीण की बात सुनने से इनकार कर दिया और उसे धमकी दी कि अगर वो उससे रिश्ता तोड़ेगा तो वो सबके सामने उनके अफेयर का खुलासा कर देगी। प्रवीण को लगा कि उसकी रेपुटेशन और फैमिली की इज्जत सब बर्बाद हो जाएगी। रात के करीब 3 बजे प्रवीण दोबारा रीना के घर गया, लेकिन इस बार उसके मन में एक भयानक प्लान था। हर्ष को रीना ने उसके कमरे में पहले से ही लॉक कर दिया था, ताकि वो प्रवीण को देख ना सके। प्रवीण ने रीना से फिर से कहा कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है, लेकिन रीना ने फिर से उसे वही धमकी दी। गुस्से और डर से भरे प्रवीण ने अचानक रसोई से चाकू उठाया और रीना के गले पर हमला कर दिया। रीना के चीखने की आवाज सुनकर आदित्य और साहित्य अपने कमरे से बाहर निकले और अपनी मां को खून से लथपथ पड़ा देखा। प्रवीण को डर लगा कि यह दोनों बच्चे गवाह बन जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। प्रवीण ने पहले आदित्य को पकड़ा और उसे दम घोंटकर मार डाला। फिर छोटी साहित्य को पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर उसकी भी जान ले ली। 3 जिंदगियां खत्म करने के बाद प्रवीण चुपचाप अपने घर वापस चला गया। अगली सुबह जब राकेश मालगत्ती घर वापस आया तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें मिली। हर्ष अभी भी अपने कमरे में लॉक था और उसे कुछ नहीं पता था कि रात को बाहर क्या हुआ था। राकेश की चीखने की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। प्रवीण भी दूसरे पड़ोसियों के साथ आया और बड़ी मासूमियत से सवाल पूछने लगा।
पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया और एपीएमसी पुलिस स्टेशन से टीम पहुंची। पुलिस कमिश्नर एस रवि ने तुरंत 4 स्पेशल टीमें बनाई और डिप्टी कमिश्नर अनुपम अग्रवाल की अगुवाई में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन एग्जामिन किया और पाया कि घर के सदस्यों के अलावा सिर्फ एक और व्यक्ति के फुटप्रिंट्स हैं। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और जब प्रवीण से सवाल पूछे गए तो उसके जवाब में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आए। उसके घर की लोकेशन और रीना के घर के बीच सिर्फ 3 फीट का गैप होना भी संदेह की वजह बना। पुलिस ने जब प्रवीण के घर को सर्च किया तो उन्हें वहां से वो रस्सी मिली जिसका इस्तेमाल वो रीना के घर जाने के लिए करता था। जब पुलिस ने प्रवीण पर दबाव डाला तो वो टूट गया और उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ सेक्शन 302 और 201 के तहत केस रजिस्टर किया। प्रवीण ने अपने कन्फेशन में बताया कि उसने रीना को धमकी देने की वजह से मारा और बच्चों को इसलिए क्योंकि वो गवाह थे। प्रवीण के पिता सुब्रमण्यम भट्ट को जब पता चला तो वो पूरी तरह से शॉक में आ गए और उन्होंने कहा कि उनको अपने बेटे के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने इस हत्या की कड़ी निंदा की और कहा कि न्याय होना चाहिए। 16 अप्रैल 2018 को बेलगावी के 2nd डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने प्रवीण भट्ट को ट्रिपल मर्डर के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रवीण को लगा कि अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी, लेकिन प्रवीण के डिफेंस लॉयर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर की और दावा किया कि ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन अपनी बात सही तरीके से साबित नहीं कर सका था। डिफेंस का तर्क ये था कि केस पूरी तरह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था। हाई कोर्ट में प्रवीण के लॉयर ने कहा कि पुलिस के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं था और सारा केस कन्फेशन और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही बना था। उन्होंने दलील दी कि प्रोसिक्यूशन चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सका था। भारतीय कानून के मुताबिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर किसी को दोषी ठहराने के लिए 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं। सबसे पहला है सभी सर्कमस्टेंसेस पूरी तरह साबित होने चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि सर्कमस्टांसेस सिर्फ आरोपी के गुनाह की तरफ इशारा करने चाहिए, किसी और हाइपोथेसिस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल यह है कि सबूतों की चेन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही ना हो। चौथा प्रिंसिपल यह है कि एविडेंस चेन बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आरोपी के निर्दोष होने की कोई गुंजाइश ना बचे। पांचवा और सबसे अहम प्रिंसिपल है कि ह्यूमन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सिर्फ आरोपी ही अपराध कर सकता था। हाई कोर्ट में डिफेंस ने साबित किया कि प्रोसिक्यूशन इन 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स को पूरा करने में फेल हो गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस का केस सिर्फ कन्फेशन, फुटप्रिंट्स और रस्सी के आधार पर बना था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रवीण का कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था, यानी कोर्ट के बाहर दिया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक कमजोर एविडेंस माना जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तभी वैलिड होता है जब वो दूसरे इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से सपोर्टेड हो और बिल्कुल रिलायबल हो। प्रवीण के केस में कन्फेशन के अलावा ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो डायरेक्टली उसे मर्डर से कनेक्ट करता हो। फोरेंसिक एविडेंस में भी कई कमियां थी। प्रवीण के कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स नहीं मिले थे और यहाँ तक कि मर्डर वेपन भी रिकवर नहीं हुआ था। सिर्फ फुटप्रिंट्स और रस्सी मिली थी जो प्रोसिक्यूशन की नज़र में इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस था। हाई कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड्स और एक्सपर्ट एविडेंस पर भी निर्भर था, लेकिन यह सब मिलाकर भी कंप्लीट चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं बन पाया था। कोर्ट का कहना था कि सभी लिंक्स इन द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रूव नहीं हुए थे। एक और बड़ी कानूनी समस्या ये थी कि जब 2 रीजनेबल व्यूज पॉसिबल हों तो कोर्ट को आरोपी के फेवर में ही फैसला देना होता है। प्रवीण के केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज थी, एक कि वो गुनहगार है और दूसरी कि वो निर्दोष है। सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स में साफ कहा गया है कि सस्पिशन कितना भी स्ट्रांग हो वो एविडेंस की जगह नहीं ले सकता। प्रवीण के केस में भी हाई कोर्ट को लगा कि प्रोसिक्यूशन का केस सस्पिशन पर बेस्ड था, कॉन्क्रीट एविडेंस पर नहीं। 21 जून 2022 कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस के.एस. मुदगल और जस्टिस एम.जी.एस. कमल की बेंच ने प्रवीण को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन रीजनेबल डाउट से परे अपनी बात साबित नहीं कर सका। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर लिखा कि सिर्फ कन्फेशन के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और सबूतों की कमी के कारण प्रवीण को रिहा कर दिया गया। रीना के भाई हेमंत दलाल जो कंप्लेनेंट थे वो इस फैसले से बहुत निराश हुए।
प्रोसिक्यूशन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने शुरू से ही सारा केस कन्फेशन पर बेस्ड बनाया और इंडिपेंडेंट कोरोबोरेटिव एविडेंस इकट्ठा करने में फेल हो गए। फोरेंसिक एविडेंस भी कमजोर था और डायरेक्ट एविडेंस बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। दूसरी बड़ी गलती यह थी कि पुलिस ने क्राइम सीन को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया और अहम एविडेंसेस कलेक्ट करने में चूक गई। मर्डर वेपन का ना मिलना और प्रवीण के कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स का ना होना इस केस को कमजोर कर गया। तीसरी समस्या यह थी कि प्रोसिक्यूशन ने मोटिव एस्टैब्लिश करने में भी पूरी तरह से सफलता नहीं पाई। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धमकी का एंगल भी था, लेकिन इसे रीजनेबल डाउट से परे वो साबित नहीं कर सके। प्रवीण का केस हमें दिखाता है कि कैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 3 जिंदगियों को खत्म कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी बताता है कि कैसे कानूनी सिस्टम में एविडेंस की कमी न्याय को अधूरा छोड़ देती है। रीना की गलती यह थी कि उसने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन इसकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए थी। इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में कमिटमेंट और ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन और पुलिस के लिए भी इस केस से सीख है कि सिर्फ कन्फेशन पर भरोसा करना खतरनाक होता है। हर केस में मजबूत फोरेंसिक एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस और कोरोबोरेटिव एविडेंस का होना जरूरी है। यह था बेलगावी ट्रिपल मर्डर केस, जहां एक यंग स्टूडेंट के गलत फैसले ने 3 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। हालांकि कोर्ट ने प्रवीण को बरी कर दिया, लेकिन आदित्य, साहित्य और रीना को उनकी जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। ये था न्याय द जस्टिस का आज का एपिसोड। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट का फैसला सही था या गलत, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कैसे प्रोसिक्यूशन ऐसे मामलों में अपने केस को मजबूत बना सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।